Hello students, this is Tyrone Mendonça. Before we start this chapter, let me clear some important terms that we may come across while learning this chapter. For example, universal adult franchisee. What is universal adult franchisee? So every citizen of 18 years and above having right to vote. Every Indian citizen यानी जो भी भारतीय नागरिक है 18 साल से ऊपर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो, जो उनको वोटिंग के अधिकार मिलते हैं, इसे अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी टू गिव ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि क्योंकि शायद ये बाकी लोगों से compete नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियली, सोशली. ये बाकी जो ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ में compete नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनके लिए कहीं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में सीट्स रिजर्व रखते हैं. वहाँ से केवल यही लोग इलेक्ट होकर आते हैं. वहाँ के जो अधिकतम जो लोग होते हैं वो इसी समाज को बिलोंग करते हैं. सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. It is the time period during which the houses meet to conduct business. जैसा विंटर सेशन, मानसून सेशन और बजट सेशन, ये 3 सेशंस होते हैं. तो इनमें से कम 2 सेशन होना बहुत ज़रूरी होता है. 3 में से 2 होना बहुत ज़रूरी होता है और कम से कम एट द मोस्ट इनके बीच में 6 महीने का गैप रहता है. फिर पार्लियामेंट शुड होल्ड एटलीस्ट 2 सेशंस इन अ ईयर. फिर मनी बिल इज़ अ बिल हैविंग अ फाइनेंशियल बेरिंग. इट इज़ कॉल्ड अ मनी बिल. तो जो भी बिल जो पास होता है मनी बिल, उसमें अगर पैसों का मामला होता है तो वो मनी बिल कहलाता है. फिर हम जो पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर द यूनियन लेजिस्लेचर, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज़ पार्लियामेंट? ये पार्लियामेंट क्या होता है? हाँ, पार्लियामेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. इसे ही हम यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं. द यूनियन लेजिस्लेचर इज नोन एज द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा एंड राज्यसभा आर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. देखो व्हाट मेक्स द पार्लियामेंट. द प्रेसिडेंट, द लोकसभा, द राज्यसभा टुगेदर मेक्स द पार्लियामेंट. ठीक है. नाउ इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, मेन चैप्टर के में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे द लेजिस्लेचर इज अ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स लॉ. द यूनियन लेजिस्लेचर comprises द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट. द लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल. द राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. द मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. इस चैप्टर में लोकसभा के हम टर्म के बारे में पता लगाएंगे, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन. फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और फिर कोरम क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, इस सब बारे में हम जानकारी लेंगे. देखो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर राव मोदी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है. ये ही इज़ अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो कैसा है? इट्स अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. तो वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और जो प्रेसिडेंट जो है वो केवल एक नॉमिनल हेड है. तो मेन जो है जो इलेक्टेड पार्टी होता है उनका जो लीडर होता है, ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. तो अपना अगला डिस्कशन का है टर्म ऑफ द हाउस. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. लोकसभा का जो टर्म होता है 5 साल का होता है, लेकिन ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए तो 5 साल से पहले भी ये डिसॉल्व हो सकता है. अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी वजह से रिज़ाइन कर दिया तो भी ये 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाएगा. सो फिर द टर्म ऑफ द हाउस, द लोकसभा अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यूज टू ऑपरेट फॉर 5 years फ्रॉम द डेट appointed for its first meeting and the expiration of the period of 5 years. However, while a
proclamation of emergency is in operation, this period may be extended by Parliament by law for a period of not exceeding 1 year at a time and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after proclamation has ceased to operate. तो जनरली तो क्या है 5 साल का टर्म होता है, लेकिन अगर जैसा इमरजेंसी है, जैसा अभी चल रहा है, ये इमरजेंसी के जैसे ही सिचुएशन चल रहे हैं, ऐसे हालात में इलेक्शंस लड़ना और इलेक्शंस चुनाव लड़वाना ये एक्चुअली गैर कानूनी होना चाहिए। लेकिन चलो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये अधिकार है कि वो अपने टर्म को 1 साल से आगे बढ़ा सकते हैं, हर एक साल ऐसा बढ़ा सकते हैं। और जब इमरजेंसी उठ जाती है तो उसके बाद में 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रोक्लेमेशन निकाल लेना चाहिए। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा वैसा 545, ये शायद न्यू नंबर्स है, पहले 543 थे और 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स थे। अब लोकसभा का जो स्ट्रेंथ हो गया 545 मेंबर्स का स्ट्रेंथ हो गया लोकसभा का। ठीक है। सो क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा का सदस्य बनना है तो हमारे पास क्या कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सो व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। सबसे पहले ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ही शुड बी एटलीस्ट 25 years of age, he should not hold any office of profit under government of India, he should have his name in the electoral rolls in any part of the country, he should be of sound mind, he shouldn't be a proclaimed criminal, he shouldn't be in debt। मतलब he should not be in debt मतलब कि वो सरकार से या बैंक से लोन लेकर लोन चुका देना चाहिए। अगर लोन लिया है तो लोन चुका देना चाहिए, उसके सर पे कोई उधार नहीं होना चाहिए। तो ये है क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा। फिर अगर हम क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा और क्वालिफिकेशन और राज्यसभा को कंपेयर करते हैं तो देखो लगभग बहुत कुछ सिमिलर है। क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा में ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, सेम है ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। राज्यसभा में क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा है शुड नॉट बी लेस देन 25 years of age, और राज्यसभा में शुड नॉट बी लेस देन 30 years of age। फिर लोकसभा बोलता है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। शुड नॉट एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, शुड नॉट एक्वायर द सिटीजन ऑफ अनदर। तो बाकी सब जो है यहाँ पर सेम है, केवल फैक्टर क्या फ़र्क पड़ रहा है, केवल एज का फ़र्क पड़ रहा है। लोकसभा में शुड नॉट बी लेस देन 25 years of age और राज्यसभा में शुड नॉट बी लेस देन 30 years of age। तो ये फ़र्क पड़ रहा है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा में। फिर अगर हम डिस्क्वालीफाई करते हैं तो दोनों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन सेम है। अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना, चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, तो इफ़ अ पर्सन होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, if he is not a citizen of India, if he is disqualified by or under any law made by the parliament। तो ये 4 तरीके से किसी भी मेंबर को, राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, उसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला है पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अगर हम इन दोनों के पावर्स की बात करते हैं, लोकसभा का पावर और राज्यसभा के पावर की बात करते हैं तो देखो लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर्स है। लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर्स क्यों हैं? क्योंकि वो लोगों का प्रतिनिधि है, यानी ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है। जो यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है, वेराज राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट मेथड से होता है। हाँ, वो होता है इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स मिलकर राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो पावर्स ऑफ द लोकसभा क्लियरली दिख रहा है कि लेजिस्लेटिंग ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। और राज्यसभा बोलता है कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन फाइनेंशियल बिल। तो
केवल राज्यसभा के पास में क्या है, वो बिल को कंसिडर करता है कि इसको पास करना है कि नहीं करना, उसको करना ही पड़ता है। नॉन फाइनेंशियल बिल तो पास करना ही पड़ता है, अगर पास नहीं भी किए तो 14 दिन के अंदर अंदर ये अपने आप पास हो जाता है। फिर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बिल्स एंड मेकिंग लॉज, ये लोकसभा का अधिकार है और राज्यसभा केवल सजेस्ट कर सकता है, अमेंडमेंट ला सकता है बिल में। और फिर लोकसभा कैन लेवी टैक्सेस एंड पासिंग रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, और राज्यसभा केवल उसमें अमेंडमेंट ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और लोकसभा क्या करता है, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चंस। यहाँ पर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चन, ये डी वाला पॉइंट दोनों में सेम है। सो समझ में आया आपको ये बात। फिर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के सेशंस क्या होते हैं, जैसे हमने पहले बताया था ना कि 3 सेशन होना चाहिए। सेशन एंड टाइमिंग्स ऑफ सेटिंग्स, 3 सेशंस ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस इन एवरी ईयर। बजट सेशन विच इज़ February to May, monsoon sessions July to September, and winter session November to mid-December. So when in session, Lok Sabha holds its sitting usually from 11 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m. On some days, the sitting are continuously held without observing lunch break and are also extended beyond 6 p.m. depending upon the business before the House. Lok Sabha does not ordinarily sit on Saturday and Sunday and other closed holidays. तो इनका जो सेशन होता है, 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर सेशन, और इनका जो वर्किंग आवर्स होता है 11 to 6। 11 to 6 तो बोलने के लिए 11 to 6 के बियॉन्ड भी हो सकता है। तो 11 बजे से लेकर 12 तक का एक क्वेश्चन आवर होता है। फर्स्ट आवर ऑफ एवरी मीटिंग इज़ क्वेश्चन आवर 11 to 12। 12 को ये तो 0 आवर होता है, और फिर 1 PM से इनका फंक्शन चालू होता है। 1 PM तक का 1 PM लंच होता है, और फिर 2 PM से 6 PM तक का ये बाकी अपने फंक्शंस करते हैं। तो ये कोरम क्या था, व्हाट इज़ अ कोरम? द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग बिफोर इट्स डिसीजंस कैन बी बाइंडिंग और वैलिड। जो कोरम, अगर लोकसभा का स्ट्रेंथ है 545, तो इसका 1/10 क्या होगा, 545 का 55 हो जाएगा, 54.5 हो जाएगा, तो इसको 55। तो कम से कम 55 मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे, तभी इस मीटिंग को सक्सेसफुल मीटिंग कहलाया जाएगा। इसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे तो उसको सक्सेसफुल निर्णय माना जाएगा। तो 1/10 ऑफ द एंटायर हाउस इज कॉल्ड एज अ कोरम। फिर टाइप्स ऑफ मोशन, किस किस प्रकार के मोशन होते हैं पार्लियामेंट में, कितने प्रकार के मोशन होते हैं। एडजर्नमेंट मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, प्रिविलेज मोशन होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, क्लोजर मोशन होता है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है, एंड नो डे येस मोशन, नो डे येस मोशन, इस प्रकार के मोशंस होते हैं। ये एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, पहले मैं इसको और थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन मतलब अगर हम कोई इम्पोर्टेंट विषय पर बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट कोई इम्पोर्टेंट विषय पर बात कर रहा है और उतने में कुछ बहुत बड़ी आपत्ति आ जाती है, देश के ऊपर आपत्ति आती है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गया देश के किसी हिस्से में, या रेल दुर्घटना हो गई, तो इस जो चर्चा चल रही थी, जिस बात पर डिस्कशन चल रहा था, उससे हटकर डिस्कशन करना, उसे एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। यानी जो पहले मोशन जो चल रहा था उसको एडजर्न कर देते हैं और नए मोशन को स्टार्ट करते हैं, इसको एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, इसमें अपन केवल 2 या 3 मोशन को अपन डिस्कस करेंगे। सिलेबस में आपके 3 ही मोशन आएंगे, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन और मोशन ऑफ थैंक्स। ये 3 मोशन आपके सिलेबस में आते हैं। तो एडजर्नमेंट मोशन के बारे में आपको बता दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अगर ऑपोजिशन पार्टी को गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के बाद अगर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस अग्री करते हैं तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है और फ्रेश इलेक्शंस
हो जाते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स जनरली ये पहला और आखिरी जो मीटिंग होता है इलेक्शन के, जनरल इलेक्शन के इमीडिएटली बाद वाला मीटिंग जो होता है वो मोशन ऑफ थैंक्स का मीटिंग होता है। जनरली यहाँ पर प्रेसिडेंट इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। फिर फंक्शन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के पास में क्या पावर है? तो स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द लोकसभा। He or she decides whether the bill is a money bill or a non-money bill. She permits the moving of various kinds of motions and resolutions in the parliament. The speaker decides on the agenda to be taken up for discussion during the whole meeting. तो ये स्पीकर के पावर्स है, उनके और भी पावर्स है, वैसे हम डिटेल उस लेसन में पढ़कर कर लेंगे। कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो कंपोजिशन क्या है, तो अगर हम देखते हैं आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा टू बी एट 250, आउट ऑफ विच 12 members आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 238 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। तो 250 जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा का। इसमें से 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पोर्ट्स से हो गया, सोशल वर्क से हो गया, साइंस से हो गया, लिटरेचर से हो गए, तो ऐसे 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। हाँ, तो प्रेसिडेंट एंड 238 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। इस प्रकार से 250 पूरे हो जाते हैं। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, वही हमने पहले पढ़ चुके थे। ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he or she has to complete 30 years of age, she possesses such other qualification as may be prescribed by the parliament, है ना, ये हमने पहले भी कर लिए। और बाकी जो फेमिलियर सिमिलर जो है डिस्क्वालिफिकेशन भी वो हमने पढ़ चुके हैं। इफ़ अ पर्सन होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ़ ही इज़ डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो इस प्रकार से मेंबर को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा है। जैसा लोकसभा में स्पीकर होता है, वही फंक्शन होता है एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन श्री वेंकैया नायडू। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी है और एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन है। तो एक इंसान 2 पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट तो 2 पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन भी होल्ड कर रहे हैं। तो इनको सैलरी केवल एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन की मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नहीं मिलती है। सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ नॉन प्रॉफिट पोजीशन, इसलिए ये डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। The Vice President of India is ex officio chairman. Rajya Sabha also chooses the deputy chairman amongst its members. तो स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के पास में क्या क्या स्पेशल पावर्स है? तो लोकसभा के पास में मनी बिल है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. इट इज़ सेंट टू द राज्यसभा वेयर इट कैन बी डिबेटेड, deliberated, checked upon and should be passed within 14 days. अगर 14 डेज़ के अंदर ये पास नहीं होता है या रिटर्न नहीं होता है तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट द मनी बिल हैज़ बीन पास्ड. फिर मोशंस ऑफ नो कॉन्फिडेंस. मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, motion of no confidence against the government can only be introduced and passed in the Lok Sabha. Rajya Sabha has no such power over the executive. तो देखो लोकसभा का एडवांटेज क्या है ओवर द राज्यसभा. मनी बिल जो है वो लोकसभा में पास होता है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये लोकसभा में होता है. इन केस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ओवर द नॉन फाइनेंशियल और एन ऑर्डिनरी बिल, the will of the Lok Sabha prevails as its strength is more than double of that the Rajya Sabha. तो इनकेस अगर इन दोनों के बीच में टाई हो गया है और फिर इलेक्शंस होते हैं कि किस डेडलॉक हो गया, तो लोकसभा
इस डेडलॉक को ईजिली क्रॉस कर देंगे, ईजिली जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्ट्रेंथ है 545, लगभग डबल ताकत है, लोक राज्यसभा से डबल उनके पास में स्ट्रेंथ है। फिर राज्यसभा और मनी बिल, तो राज्यसभा मनी बिल वो राज्यसभा के पास में एक्चुअली कोई अधिकार नहीं है मनी बिल का। राज्यसभा इन फाइनेंशियल मैटर्स, मनी बिल, द पावर ऑफ द राज्यसभा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अ बिल इज लिमिटेड। फाइनेंशियल बिल, राज्यसभा हैज़ पावर्स टू रिजेक्ट और अमेंड फाइनेंशियल बिल्स like any other bill. The budget of the government is laid every year before the Rajya Sabha, also its members to discuss. तो राज्यसभा का मनी बिल जो है उनके पास इतना कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो इस पर डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और सजेशंस रख सकते हैं, और अल्टीमेटली जो लोकसभा जो बिल को मनी बिल को पास कर सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ, होता क्या है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इलेक्शंस लड़ते हैं, इंडिया का इलेक्शन ये पार्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, सिटीज़न को ना लेते हुए पार्टीज़ पे ज़्यादा बेस्ड है। अगर फॉर एग्जांपल श्री रमेश इलेक्शन पर लड़ रहे हैं, तो ये श्री रमेश कौन है? रमेश को हर कोई पहचानता नहीं है। अगर यही श्री रमेश भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स रमेश को ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जानी मानी प्रसिद्ध पार्टी है, इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो आज पावर में है। तो लोग यहाँ पर जो है पार्टी से पहचाने जाते हैं। तो कभी कभी होता क्या है, अगर कोई कैंडिडेट कांग्रेस की टिकट से, शिवसेना की टिकट से या राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिकट से या बीजेपी की टिकट से इलेक्शन जीत कर आता है, किसी वजह से किसी डिसएग्रीमेंट की वजह से वो अपने पार्टी छोड़ना चाहता है और पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो क्या कर रहा है, वो अपने आप को डिफेक्ट कर रहा है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में डिफेक्ट कर रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया। द एंटी डिफेक्शन लॉ केम इनटू बीइंग विद द इंक्लूजन ऑफ द 10th शेड्यूल in the Constitution in 1985 through the 52nd Amendment Act. According to the law, if a member of a parliament or state legislature gives up his membership of a political party or votes or abstains from a vote contrary to the directions of his party, he can be disqualified. The 1985 Act allowed for 1/3 of or more of the elected members of a party to merge with another party without being disqualified. तो 1985 में इस एक एक्ट लाया गया था जहाँ पर इंडिविजुअल इलेक्टेड मेंबर्स को डिफेक्ट करने से मना किया गया, उनको रोका गया। अगर वो डिफेक्ट करते हो तो डिस्क्वालीफाई होंगे, उनको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर्स है, वह अगर पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के उनके पास में अधिकार है। वो जाकर एक दूसरी पार्टी बना सकते हैं या किसी बड़ी पार्टी से जाके वो मिल सकते हैं। सिंस एन अमेंडमेंट इन 2003, द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर अ मर्जर इज 2/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पार्टी। तो 2003 में इसको तो और छोटा कर दिया, 2/3 कर दिया। The law has been criticized for ongoing the rights of elected representatives to take a position different from their parties. Okay, imagining on. So the law has been criticized for the इतना क्लियर नहीं आया प्रिंट, इमेजिनिंग दिख रहा है मुझे, on the rights of elected representatives to take a position different from their party. तो लॉ को क्रिटिसाइज़ किया है कि आपने अपने जो इलेक्टेड मेंबर पार्टी का जो इलेक्टेड मेंबर्स है उसको अपने हिसाब से सोचने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। यानी जैसे पार्टी कहेगी उससे वही करना पड़ेगा, वो पार्टी से हटकर नहीं सोच सकते। तो इस कारण से इस कानून को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है। अगर वो पार्टी के खिलाफ जाते हैं
पार्टी जहाँ जिसे वोट करने को कहते हैं उसको वोट नहीं करेंगे तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात को लेके कई चर्चा हुई है और इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। द लॉ हैज़ नॉट बीन वेरी इफेक्टिव इन कर्बिंग डिफेक्शंस। तो कानून बना तो सही है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो बहुत पावरफुल पार्टीज़ होती है वो दूसरे पार्टी के मेंबर्स को खरीद लेती है। हम डायरेक्टली खरीद लेते हैं, सब बोल तो नहीं सकते, लेकिन हर कोई जानता है कि पैसों का बहुत बड़ा खेल होता है इसमें। जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा होता है वही पार्टी पावर में आ जाती है। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? व्हाट इज़ दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन? इट इज़ अ फ्लोर टेस्ट टू प्रूव मेजॉरिटी इन द लोकसभा। यानी ये प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, यानी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मोशन पास होता है। पार्लियामेंट में दो लोग होते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं और नॉन गवर्नमेंट के लोग होते हैं। गवर्नमेंट के लोग वो होते हैं जो इलेक्शंस जीत कर आते हैं, जिनकी पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलती है। इलेक्शन जीत कर तो सभी आते हैं पार्लियामेंट में, जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं वो गवर्नमेंट बन जाती है, और जो पार्टी गवर्नमेंट नहीं बनाती है वो अपोजिशन पार्टी को नॉन गवर्नमेंट कहते हैं। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, अगर उन्हें लगता है कि हालात ऐसे हैं जहाँ पर सरकार को गिरा सकते हैं, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिमांड करते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड बाय एनी एमपी। ऐसा नहीं है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वही नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे। एनी एमपी, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन मूव द नो कॉन्फिडेंस मोशन, बट ही मस्ट हैव द बैकिंग ऑफ एटलीस्ट 50 MPs। ऐसा नहीं कि कोई भी हर मीटिंग में एक उठकर बोलेगा मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन करना है। तो कम से कम 50 मेंबर्स के उसको बैकिंग होना चाहिए, तभी जाके वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आगे बढ़ता है। स्पीकर डिसाइड्स द डेट ऑफ डिबेट। तो ये स्पीकर डिसाइड करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने से पहले डिबेट होता है कि किस दिन पे डिबेट किया जाएगा और किस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाएगा। डेट ऑफ द डिबेट मस्ट बी विद इन 10 days ऑफ मूविंग द मोशन। एक बार अगर ये मोशन मूव हो गया, मतलब मोशन मूव होना मतलब टेबल के ऊपर आ जाना, सबका 50 MPs का एग्रीमेंट लेकर टेबल पर लाके वो साइन डॉक्यूमेंट रख दे, स्पीकर के टेबल पर रख देना। तो 10 दिन के अंदर अंदर स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए डिबेट बुलाना पड़ता है। द रूलिंग गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ इट लूजेज द ट्रस्ट वोट। अगर ट्रस्ट वोट गवर्नमेंट को नहीं मिलता तो गवर्नमेंट गिर जाती है और प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। फिर द जुडिशल पावर्स, आर्टिकल 124 सेकेंड, the president appoints the chief justice and other judges of the supreme court. Article 126, the president may appoint an acting chief justice when the office of the chief justice of India is vacant or he is absent or otherwise unable to perform the duties of the office. Article 143, the president can seek advice from the Supreme Court on any questions of law or fact. Such advice is not binding on the president. तो ये जुडिशल पावर्स है, प्रेसिडेंट के जुडिशल पावर्स यहाँ पे आ गए हैं। द स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के पास में क्या पावर्स है? लोकसभा के पास में मनी बिल का पावर है। मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। इट इज सेंट टू द राज्यसभा वेयर इट कैन बी डिलिबरेटेड, चेक्ड और ऑन फॉर अप टू 14 days। तो मनी बिल को पेश कौन करता है? मनी बिल को पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट इनिशिएट करते हैं। मनी बिल का जो इनिशिएशन होता है वो प्रेसिडेंट के हाथों द्वारा होता है और इन्हें टेबल पे लाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और ये केवल और केवल लोकसभा पे पेश होता है। लोकसभा में इसके बारे में चर्चा होंगी, डिबेट होंगी, वोट होंगी, और ये राज्यसभा पे भेज दिया जाता है। फिर है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हमने इसके बारे में चर्चा की है। तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस एंड पास इन द लोकसभा। तो ये स्पेशल पावर्स लोकसभा के कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जो है केवल और केवल लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा हैज़ नो सच पावर्स,
over the executive. In case of a deadlock between the two houses over the non-financial bill, ordinary bill, the will of the Lok Sabha prevails as its strength is more than double of that of the राज्य सभा. तो इस प्रकार से लोक सभा जो है राज्यसभा से पावरफुल बिल है. 0R से मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन आर आता है. तो 11 बजे से लेकर 12 बजे का जो पहला जो आर होता है, फर्स्ट आर ऑफ द वर्किंग टाइम, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए रखा जाता है. जो ऑपोजिशन पार्टी है गवर्नमेंट से सवाल कर सकती है. इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक प्रकार से चेक रखता है ऑपोजिशन पार्टी. तो क्वेश्चन आर में स्पीकर जो है हर इलेक्टेड एमपी जो क्वेश्चन पूछना चाहता है उसको टाइम अलॉट करते हैं. 11 से 12 टाइम अलॉटेड पीरियड में पर्टिकुलर एमपी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बातें करेंगे. तो ये क्वेश्चन आर हो गया. लेकिन 0R में तो हर कोई जाकर सवाल पूछ सकता है. 0R जो होता है गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है. आपको दिख रहा होगा कि ये वेल में देखो कितने सारे लोग यहाँ पर हाजिर हो गए. हर कोई सवाल पूछना चाहता है. तो 0R यानी 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का यहाँ पर जो है अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट की बैंड बजा देती है. अब 0R कितना इफेक्टिव है पता नहीं, लेकिन ये तमाशा करने के लिए बिल्कुल सही टाइम है. स्पीकर कितना सुनते हैं इसके बारे में समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर देखो आप बिल्कुल हलचल मच जाती है. कुछ बड़ी बात पे चर्चा अगर ध्यान में लाना है तो 0R पर वो लेकर आते हैं. फिर स्पेशल पावर ऑफ द स्पीकर के पास में भी कुछ पावर्स होते हैं. द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. जब जॉइंट सेशन होता है, जब कभी जॉइंट सेशन बुलाया जाता है तो स्पीकर प्रिसाइड करेंगे. लोकसभा का और राज्यसभा का अगर जॉइंट सेशन रहा तो लोकसभा और राज्यसभा का ये जो है स्पेशल पावर ऑफ द स्पीकर आता है. स्पीकर इसमें प्रिसाइड करते हैं. इन हिज एब्सेंस, अगर वो नहीं रहे तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स द जॉइंट सेशन. इफ बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर एब्सेंट देन द डेप्यूटी चेयरमैन विल प्रिसाइड. तो ये स्पेशल पावर ऑफ द स्पीकर आ गया. स्पेशल पावर ऑफ स्पीकर में एक और एक बात क्या आता है, ये जो है ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और अ नॉन मनी बिल. ही हैज़ द राइट टू वोट इन अ कास्टिंग वोट. अगर दोनों गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन में टाई हो गया तो स्पीकर के पास में अधिकार है वो डेडलॉक को वोट करके किसी एक के पक्ष में अपना वोट डाल दे. अक्सर वो गवर्नमेंट के पक्ष में ही वोट डालते हैं. तो यहाँ तक का आपको चैप्टर्स काफ़ी क्लियर समझ में आया ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. और थोड़ा सा हम कुछ और डिटेल में जाएंगे जब चैप्टर को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम बड़े बड़े आंसर्स को डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल जैसा आपने देखा है कि व्हाट इज़ मेंट बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंस ऑफ द नेशन. तो हम जो गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं वी आर फॉलोइंग द फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो? फेडरल स्ट्रक्चर में होता है यहाँ पे 2 सेट्स होते हैं. गवर्नमेंट के 2 सेट्स होते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो इंडिया में जो है फेडरल सेटअप है और यहाँ के जो 2 हाउसेज है वो है लोकसभा और राज्यसभा, है ना. तो लोकसभा को लोअर हाउस क्यों कहलाया जाता है? वाई इज़ द लोकसभा कॉल्ड द लोअर हाउस एंड द राज्यसभा इज़ कॉल्ड द अपर हाउस? अगर लोकसभा के पास में इतना पावर है तो लोकसभा को लोअर हाउस क्यों कहलाया जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहलाया जाता है? द लोकसभा इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस एज इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. क्योंकि यहाँ पर लोक है, लोक से जो गांव से लेकर शहर के लोग मिलकर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, इसलिए ये लोकसभा कहलाया जाता है. वाइल द राज्यसभा इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट.
तो राज्यसभा का जो मेंबर है अपर हाउस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो है वो इंटरनल इलेक्शन करके वो उनको चुनते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूँ था हु इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, इसका जवाब आप क्या दोगे? ऑफ कोर्स ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट। आप नाम नहीं बताएंगे श्री वेंकैया नायडू नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो हमने लोकसभा के टर्म के बारे में पढ़ा है कि लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। तो राज्यसभा का टर्म कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द राज्यसभा? कैन द राज्यसभा बी डिसॉल्व्ड? द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, हेंस इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years. 1/3 of its total members retire at the end of every 2 years, and the equal number of new members are elected to fill the vacancies caused by the retirement of 1/3 of its members. तो वैसा राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स के टर्म होते हैं। 1/3 मेंबर जो है हर 6 साल में उनका जो टर्म होता है 6 साल का टर्म होता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और इनकी जगह नए मेंबर्स ले लिया जाता है। ठीक है, फिर कोरम के बारे में मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द कोरम ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो कोरम जो होता है वो 1/10 ऑफ द मेंबर्स होता है ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, दैट इज़ द कोरम। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द लोकसभा? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ नॉमिनेशन? तो द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members of the Anglo-Indian community in case the president feels that the community has not been adequately represented. तो लोकसभा में ये जो टर्म है रिसेंटली नॉमिनेशन ऑफ एनी मेंबर्स हैज़ बीन डिसअलाउड। पहले 2 members एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 members 2019 के इलेक्शन में एंग्लो इंडियन के 2 members को नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन अब आने वाले चुनाव में 2022 में जब इलेक्शंस होंगे तो लोकसभा का नॉमिनेशन नहीं रहेगा, वेराज राज्यसभा के 12 members को हम नॉमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है? व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूंसी? इट इज़ अ वेल डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया विच इज़ कॉल्ड अपॉन टू elect a member to represent it in the Lok Sabha or Legislative Assembly. Who is the leader of the House in the Lok Sabha and who is the leader of the opposition party there? The Prime Minister is the leader of the House in the Lok Sabha. The leader of the opposition in the House is the member of the party that gets the second largest membership after the largest party in the House, and the members is at least 1/10 of the total membership of the House. ठीक है, how are the speakers and the deputy speakers of the Lok Sabha elected? The speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha are elected by the members from amongst themselves. So mention 3 important powers and functions of the Lok Sabha speaker. Lok Sabha के स्पीकर का पावर क्या है? He regulates the proceeding of the house, maintains discipline and receives petition and documents addressed to the house. मैं फिर से दोहराता हूँ, the powers and functions of the Lok Sabha speaker are to regulate the proceeding of the house, maintain discipline and receive petitions and documents addressed to the house. In which languages can the business in the parliament be carried out? The business in the parliament can be carried out in Hindi and in English. So mention any 2 occasions on which the president addresses a joint session of the parliament. When is a joint session of the parliament addressed? When number 1, when there is a deadlock between the 2 houses over an ordinary bill, the president summons a joint session of the 2 houses. ये एक occasion है। और second,
जब वोट ऑफ थैंक्स होता है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है, तभी भी जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना मैंने अभी तक का समझाया है ये आपके समझ में आ गया होगा, और आपको मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस लोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको आंसर करेंगे। बाय 7:30 इन द इवनिंग